हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल स्ट्रगल पॉइंट में। तो दोस्तों, यह क्लास 7 का मैथ का चौथे अध्याय का चौथा वीडियो है, यानी पार्ट 4 वीडियो है, जिसमें हम लोग प्रश्नावली 4.3 के सभी प्रश्नों को हल करेंगे। पहला प्रश्न यहाँ पे है, दूसरा प्रश्न यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, और तीसरा और चौथा यहाँ पे नीचे आपको दिख रहा होगा। इन सभी प्रश्नों को इस एक वीडियो में हल करेंगे। ठीक है, देखिए प्रश्न क्या कर रहा है। प्रश्न कर रहा है कि निम्नलिखित स्थितियों के लिए समीकरण बनाइए और फिर उन्हें हल करके अज्ञात संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ पे कुछ स्थिति दी गई है, इसके अनुसार इसके लिए आपको क्या करना है, एक समीकरण बनाना है और उस समीकरण को हल करके अज्ञात संख्या ज्ञात करना है। क्योंकि जब आप समीकरण बनाते हैं या फिर समीकरण को आपने देखा होगा, इस अध्याय में हम लोग समीकरण के ही बारे में पढ़ रहे हैं। प्रश्नावली 4.1, 4.2, इसमें आपने समीकरण को देखा है। प्रश्नावली 4.2 में आपने समीकरण को हल भी किया है। तो उसमें से हम लोग क्या करते हैं, x जो रहता है उसी का मान निकालते हैं। तो यहाँ पे जब हम लोग समीकरण बनाएंगे तो यहाँ पे चर आपको दिखेगा, x, y, z, या फिर कुछ ना कुछ चर आपको दिखेगा। जो आप चर मानेंगे वो आपको उस समीकरण में दिखेगा। तो उसी का मान निकाल देना कि वह कितना के बराबर है, इसका दूसरा हल होगा। इसमें दो हल होगा, इस प्रश्न का हल दो होगा। सबसे पहले कह रहा है कि निम्नलिखित स्थिति के लिए समीकरण बनाइए, वो समीकरण बनेगा जो हो जाएगा एक हल। फिर कह रहा है कि उन्हें हल करके अज्ञात संख्या ज्ञात कीजिए, जो उसमें नहीं पता है, यानी जो एक्स वाई जेड जो चर है उसका भी मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, एक प्रश्न को हल करेंगे, आपको समझ में आ जाएगा। देखिए पहला का ए नंबर है कि एक संख्या के 8 गुने में 4 जोड़िए, आपको 60 प्राप्त होगा। अब हम लोग को यही नहीं पता कि वह संख्या कौन सी है, तो उसको हम लोग क्या करेंगे, मान लेंगे। उसको हम लोग क्या मान लेंगे, तो उसको हम लोग चर मान लेंगे। ठीक है, उसको हम लोग चर मान लेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे पहला के ए के हल में हम लोग लिखेंगे यहाँ पे, माना संख्या बराबर 1। अब हम लोग को क्या करना है कि यहां पे लिखना है प्रश्नानुसार। और प्रश्न में देखना है, देखिए प्रश्न में करें कि एक संख्या के 8 गुने में, यहां पे संख्या हम लोग को नहीं पता था तो हम लोग मान लिए कि संख्या x है। ठीक है, अब करें कि एक संख्या के 8 गुने में, अब इसी के 8 गुना करने का मतलब हो गया कि इसी में 8 से गुना करिए, 1 से, तो इसमें 8 से गुना कीजिएगा तो हो जाएगा 8x, यानी यहां पे हो जाएगा 8x। ठीक है, उसके बाद देखिए फिर क्या करें, 8 गुने में 4 जोड़िए, 4 जोड़ दिए, दिख रहा है ना, 4 जोड़ दिए। अब करें कि आपको 60 प्राप्त होता है, यानी बराबर में यहाँ पे आपको 60 मिलता है। ये हो गया समीकरण। ठीक है, प्रश्न का पहला हल ये वाला हो गया। बोल रहा था कि निम्नलिखित स्थिति के लिए समीकरण बनाइए, हमने समीकरण बना दिया इस स्थिति के लिए। अब यहाँ पे अज्ञात संख्या यानी x यहाँ पे आपको दिख रहा है, इसका मान क्या होगा, इसका आप लोग को इसको ज्ञात करना है आप लोगों को। ठीक है, यानी इस समीकरण को हल करना है, और समीकरण को हल करना प्रश्नावली 3.2 में बहुत ही बेहतर तरीके से समझ चुके हैं। अगर आप लोग वो वीडियो नहीं देखे होंगे तो प्लीज जाकर आप लोग पहले वो वीडियो देखिए, उसके बाद इसको देखिएगा तो और थोड़ा सा आपको क्लियरिटी मिलेगी इसको समझने में कि कैसे हम लोग समीकरण को हल करते हैं। ठीक है, तो वहां पे हमने बताया था कि समीकरण को हल करने के लिए क्या करना होता है कि इस x को अकेले कर देना होता है, और बाकी जो अंक दिख रहे हैं, जो अचर दिख रहे हैं, जैसे 4 है, 8 है, इन सभी को उठाकर इधर लाना होता है, या फिर यहां से उनको खत्म कर देना होता है। जब ये 4 खत्म हो जाएगा, 8 खत्म हो जाएगा, तो इधर x बचेगा, और बराबर में इधर जो चीज रहेगा वही इसका मान हो जाएगा। ठीक है, कैसे करते हैं हम लोग, तो यहाँ पे जोड़ का चिन्ह है और 4 है, तो हम लोग इसी में से 4 को घटा लेंगे। जैसे यहाँ पे हम कर देते हैं, समीकरण हमारे पास क्या है, 8x + 4 बराबर 60 है, ऐसे है। तो पहले स्थिति में हम लोग क्या करते हैं, दोनों पक्ष में 4 घटा देंगे, दोनों पक्ष से 4 घटा देंगे। तो यहाँ पे लिखना रहता है कि दोनों पक्षों से 4 घटाने पर। ठीक है, और इधर 8x है तो 8x + 4 है तो 4, और 4 अपने मन से घटा रहे हैं क्योंकि यहाँ पे लिख रहे हैं, और बराबर में 60, और 60 में से भी 4 अपने मन से घटा रहे हैं। तो देखिए यहां से खत्म हो जाता है तो 8x बचता है, और 60 में से जब 4 को निकालिएगा तो यहाँ पे 56 बचता है।
अब देखिए यहाँ पे x के साथ अभी भी 8 है, इस 8 को हटाने के लिए अब हम लोग को क्या करना होगा, तो यहाँ पे लिखेंगे कि दोनों साइड, दोनों पक्षों को 8 से भाग देने पर, यहाँ पे लिखेंगे और उसके बाद दोनों पक्ष में 8 से भाग दे देंगे। तो यहाँ पे 8x है और यहाँ पे 56 है, तो दोनों में 8 से भाग देंगे तो ऐसे होगा, 8 से 8 खत्म हो जाएगा और यहाँ पे देखिए 8 सत्ते 56 हो जाएगा, यानी यहाँ पे x बराबर कितना आ गया, x बराबर 7 आ गया। ठीक है, ऐसे भी निकाल सकते हैं, या फिर इसको निकालने का एक और तरीका होता है जिसे हम लोग बोलते हैं पक्षांतर विधि। ठीक है, पक्षांतर विधि में क्या होता है, पक्षांतर विधि में क्या होता है, तो हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे ऐसे नहीं करते हैं कि दोनों साइड से 4 घटाए, जैसे इस 4 को हटाना है तो इस 4 को उठाकर हम लोग इधर ला देते हैं, इस 8 को हटाना है तो इस 8 को उठाकर हम लोग इधर ला देते हैं, तो यहाँ पे x अकेले बच जाता है और x बराबर जो होगा वही इसका हल हो जाएगा। यहाँ पे जो हमने x बराबर 7 निकाला था, यहाँ पे दिख नहीं रहा होगा आपको साफ, यही इसका हल है, लेकिन इसको निकालने का जो दूसरा तरीका है यानी पक्षांतर विधि, उस विधि से हम इसको निकाल रहे हैं। ठीक है, बाकी आप इस विधि से भी निकाल सकते हैं, लेकिन ये थोड़ा सा लॉन्ग हो जाता है, इसमें बहुत सारा ऐसे शब्द भाषा लिखने पड़ते हैं और इसमें वो सब लिखना नहीं रहता है। जैसे इसको उठाकर हम लोग को इसको हटाना है तो हम लोग इसको उठाकर इधर ला देंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे 8x बराबर क्योंकि इसको हमने उठाकर इधर लाया है तो इधर क्या बच गया, इसको तो हटा दीजिए, अब इधर बचा 8x, तो वही हमने यहाँ पे लिखा है 8x, और इधर क्या बचा 60। अब इन दोनों को हमने लिख लिया और इसको उठाकर इधर लाया है तो इधर इसको लिखेंगे -4। देखिए इधर प्लस में था, इधर माइनस में हो जाएगा। यहाँ पे चिन्ह बदलता है, जब आप इधर उधर कीजिएगा तो यहाँ पे चिन्ह बदलता है। चिन्ह कैसे बदलता है, तो अगर कोई संख्या इधर प्लस में है और बराबर की इस साइड उसको लेके जाइएगा तो माइनस में हो जाएगा। जैसे यहाँ पे 4 प्लस में था तो इधर आया तो माइनस में हो गया। अगर यही इधर माइनस में रहता तो बराबर की इस साइड जाता तो प्लस में हो जाता। इतना बात समझ में आया। और इधर गुना में रहता तो इस साइड आता तो भाग में हो जाता, और इधर भाग में रहता तो इस साइड आता तो गुना में हो जाता। इसको आप लोग क्या कीजिएगा, याद कर लीजिएगा, कहीं लिख लीजिएगा कि प्लस से जब भी हम इधर ले जाएंगे, ये होता है दायां पक्ष, ये होता है बायां पक्ष। तो बायां पक्ष से जब भी हम प्लस को दायां पक्ष की तरफ ले जाएंगे, बायां से दायां तो माइनस में, फिर बायां से दायां ले जाएंगे तो फिर प्लस में, अगर माइनस में रहे तो, अगर प्लस में रहे तो दाहिने साइड ले जाएंगे तो भाग में, अगर भाग में रहे तो दाहिने साइड ले जाएंगे तो गुना में। शायद आप लोग समझ रहे होंगे। इसका उल्टा भी होता है कि अगर इस 4 को मान लीजिए कि हमको आवश्यकता है इधर ले जाने का, तो ये क्या हो जाएगा, इधर से इधर जाएगा तो फिर ये माइनस में है ना इधर, तो इधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। आगे और प्रश्नों को हल कीजिएगा तो आपको एक्सपीरियंस हो जाएगा कि कैसे इस चिन्ह को बदलते हैं। बाकी इसको आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे 60 में से 4 को घटाएंगे। तो जब आप 60 में से 4 को घटाइएगा तो यहाँ पे 56 मिलेगा। अब देखिए यहाँ पे लिखा है 8x। 8x लिखने का मतलब क्या है, 8 गुने x, यानी x के साथ अभी भी यह 8 किस चीज में है, गुना में है। तो इस 8 को भी हम लोग उठाकर इधर लाएंगे तो यहाँ पे केवल x बच जाएगा। इस 8 को हमने उठाकर यहाँ पे ला दिया, मतलब यहाँ से 8 हट गया तो x बचा। अब 8 इधर आएगा तो कहां जाएगा, क्योंकि यह तो गुना में है, 8 जो है इधर गुना में है, तो इधर आएगा तो गुना वाला जब इधर आएगा तो भाग में, यानी इस 56 के भाग में चला जाएगा। समझ में आया, इस 56 के भाग में चला जाएगा और उसके बाद एक कट जाएगा तो 8 सत्ते 56 होता है। या यहाँ पे लिख सकते हैं कि x बराबर कितना हो गया, x बराबर यहाँ पे 7 हो गया। जब आप लोगों ने इस तरीके से हल किया था फिर भी x का मान 7 आया था, और जब आप पक्षांतर विधि से हल किए तब भी 7 ही आया। लेकिन ये क्या हो गया, कम जगह में हो गया, हम लोग को यहाँ पे कुछ लिखना भी नहीं पड़ा, ठीक है। तो इसलिए पक्षांतर विधि आसान हो जाता है। अब आगे के जितने भी प्रश्न हैं हम लोग पक्षांतर विधि से ही हल करेंगे, ठीक है। तो शायद आप लोग समझ गए होंगे, यहाँ पे x का मान 7 निकल गया, यानी हम लोग यहाँ पे संख्या x माने थे और संख्या x माने थे तो x का मान 7 हो गया, यानी यहाँ पे संख्या क्या है, 7 है, ठीक है। यानी 7 के 8 गुने में 4 जोड़िए, आपको 60 प्राप्त होगा। तो जोड़ के भी हम आपको दिखा दें,
देखिए 7 के 8 गुने, मतलब 7 गुने 8 में आप 4 जोड़िए तो यहाँ पे 60 ही मिलेगा। जोड़ के दिखा दें, 8 7 56 और 56 में आप 4 जोड़िए तो 56 में 4 जोड़िएगा तो यहाँ पे 60 आ गया, जो कि 60 के बराबर ही है। ठीक है, यही बात प्रश्न में बोल रहा था। चलिए अब हम लोग आगे के प्रश्न को थोड़ा फास्ट हल करते हैं। कह रहा है कि एक संख्या का 1/5 घटा मतलब घटाओ 4 संख्या 3 देता है। ठीक है, एक संख्या का 1/5, यहाँ पे संख्या नहीं पता है तो सबसे पहले हम लोग संख्या को कुछ मान लेते हैं, चर मान लेते हैं। लिखेंगे माना संख्या बराबर चर, मतलब x y z कुछ भी मान सकते हैं, तो हम यहाँ पे x मान लेते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे प्रश्नानुसार। उसके बाद प्रश्न में देखेंगे, प्रश्न में क्या करे एक संख्या का 1/5, एक संख्या जिसको हमने x माना, x का 1/5, का मतलब होता है गुना, तो का मतलब गुना हो जाएगा। नहीं, गुना का चिन्ह तो ऊपर ऊपर और नीचे नीचे गुना करेंगे तो x में 1 से गुना करेंगे तो x हो जाएगा, और इसके बटा में कुछ नहीं है तो 1 है, तो 1 में 5 से गुना करेंगे तो x/5 हो जाएगा। यानी एक संख्या का 1/5 क्या हो जाएगा, x/5 हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे x/5। घटा का मतलब होता है घटाव का चिन्ह, और 4 घटा 4 बराबर कितना संख्या देता है, 3 देता है। ठीक है, ये हो गया समीकरण। प्रश्न का पहला हल हो गया, इतना ही। इसके बाद फिर आपसे प्रश्न में पूछ रहा है कि इसका x का मान आप लोग ज्ञात कीजिए, अज्ञात संख्या को ज्ञात कर दीजिए। तो हम लोग यहाँ पे समीकरण को ही हल कर देंगे। ठीक है, सबसे पहले देखिए इसको उठाकर हम लोग इधर ले जाएंगे, तो माइनस में है इधर, तो इधर जाएगा तो प्लस में, जो कि हम आपको पहले बता दिए। तो इस 4 को उठाकर इधर ले जाइए तो इधर क्या बचेगा, x/5 बचेगा, और इधर 3 चला जाएगा, और इधर ये आएगा तो इधर प्लस में 4 हो जाएगा। ठीक है, उसके आगे देखिए अब हम लोग क्या करेंगे कि इन दोनों को जोड़ देंगे। ठीक है, इन दोनों को जोड़िएगा तो यहाँ पे 7 हो जाएगा। अब देखिए x के साथ है 5 भाग में है, भाग में तो इधर जाएगा तो गुना में, तो यहाँ पे लिखेंगे x, और ये 5 तो इधर गुना में चल जाएगा। इस 5 को हटाइए तो x बच रहा है, तो x को हम यहाँ पे लिख दिए, और यह 5 इधर आ गया है, इधर किस चीज में आया है, गुना में आया है। तो यहाँ पे x बराबर कितना हो गया, 7×5 = 35। वह अज्ञात संख्या x बड़ा संख्या जिसको हमने x माना था वह 35 है। ठीक है, इस प्रकार से आपने b वाले प्रश्न को हल किया। उसके आगे देखिए, यदि मैं किसी संख्या का 3/4 लेकर उसमें 3 जोड़ दूं तो मुझे 21 प्राप्त होता है। तो यहाँ पे देखिए वो संख्या तो दिया नहीं है कि किस संख्या का 3/4 लेना है, तो हम यहाँ पे भी क्या करते हैं, मान लेते हैं। लिखेंगे माना संख्या बराबर x। यहाँ पे आप कुछ भी मान सकते हैं, ये नहीं निश्चित नहीं है कि आपको x ही लेना है। ठीक है, x के अलावा आप जो चीज लेना चाहें ले सकते हैं। उसके बाद लिखिएगा प्रश्नानुसार, और प्रश्न में जो जो बात आपसे कह रहा है सेम वही काम आपको कर देना है। ठीक है, तो प्रश्न में कह रहा है कि जब मैं किसी संख्या का 3/4 लेकर उसमें 3 जोड़ता हूं। 3/4 मतलब क्या होता है, जैसे किसी भी संख्या का चौथाई पहले आप समझिए, जैसे a का चौथाई लेना है तो इसमें a में 4 से भाग दे दीजिए, x का चौथाई लेना है तो x में 4 से भाग दे दीजिए। तो यहाँ पे वैसा ही हम क्या किए कि संख्या x मान लिए, तो x का चौथाई क्या होगा, तो x का चौथाई x/4 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे बोला है कि 3/4, तो 1/4 ये हो गया, दूसरा चौथाई ये हो गया, तीसरा चौथाई ये हो गया। तीनों को जोड़ दीजिए क्योंकि 3/4 लेने को बोल रहा है, तो तीनों को जब जोड़ेंगे तो यहाँ पे होता है 3x/4। ठीक है, इसको आप लोग जोड़ लीजिएगा। हम इसके बारे में पहले भी बात किए थे। यहाँ पे चौथाई वाला जो प्रश्न आया था आपको ध्यान होगा, यहाँ पे टी वाला में आपको हम बहुत डिटेल से बताए थे। ठीक है, जब आप लोग इस वीडियो को देखे होंगे जिसमें हमने इसको बताया है तो आपको समझ में आया होगा। ठीक है, सेम वही काम यहाँ पे करना है। यहाँ पे केवल एक टी के जगह x है, यहाँ पे उसमें टी था इसमें x है, बस यही अंतर है। तो यहाँ पे कह रहा था कि जब मैं किसी संख्या के यहाँ पे यदि मैं किसी संख्या का 3/4 लेकर, तो 3/4 हमने इसको ले लिया यानी 3x/4 हो गया। मैं 3 जोड़ दूं, इसमें हमने 3 जोड़ दिया तो मुझे 21 प्राप्त होता है। ये हो गया समीकरण। ठीक है, अब इसका हम लोग को हल करना है, तो अज्ञात संख्या जो x है जिसको हम लोगों ने माना है वो उसका मान निकल जाएगा। ठीक है, तो इस समीकरण को अब हम लोग हल कर देते हैं। इस 3 को उठाकर हम लोग इधर ले जाएंगे, यानी यहाँ पे हो जाएगा 3x/4,
बराबर में इधर 21 और यह 3 इधर आएगा तो माइनस का 3 हो जाएगा। क्यों होगा आपको पता है, चिन्ह बदलता है। चिन्ह कैसे बदलता है, तो कोई भी इधर प्लस में रहेगा तो इधर जाएगा तो माइनस में होता है, जो कि हमने वही काम किया है। फिर यहाँ पे या का चिन्ह देंगे और यहाँ पे ध्यान दीजिए 21 में से 3 को घटाइएगा तो कितना हो जाएगा, 21 में से 3 को घटाइएगा तो यहाँ पे 18 होगा। ठीक है, और आप यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि यह जो 4 है इसके साथ भाग में है। ठीक है, तो इधर जाएगा तो गुना में, तो यहाँ पे बचा क्या, 3x बचा, यहाँ पे 3x बचा, और यहाँ पे यह जो 4 है वह इधर चला आया है। 4 किस में आएगा, गुना में आएगा, क्योंकि इधर भाग में है। उसके बाद फिर या का चिन्ह देंगे, और देखिए अगर आप लोग इसको गुना करना चाहे तो गुना भी कर सकते हैं, या फिर इसको भी इधर लेके चलिए। जैसे x के साथ या किस चीज में, गुना में है, तो गुना में है इधर, तो इधर जाएगा तो भाग में, तो यहाँ पे x छोड़िए और इस 3 को उठाकर इधर लाइए। तो इधर पहले जो है उसको लिख दीजिए, जो था इधर हमने लिख दिया, और इसके भाग में यह 3 आ जाएगा। ठीक है, और इधर अकेले क्या बच गया, x बच गया। अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे, कटने वाला हो तो कटा देंगे, गुना करने वाला तो गुना कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए 3 एकम 3, 3 छक 18, और इसमें अब हम लोग गुना करेंगे क्योंकि कटेगा नहीं, तो 6 चौके 24 हो जाएगा। यानी यहाँ पे जो x है वो कितना निकल के आ गया, 24 निकल के आ गया। ठीक है, तो वह संख्या जो अज्ञात संख्या है वह 24 है। ठीक है, तो एक हल तो ये हो गया, दूसरा हल ये हो गया। ठीक है, चलिए अब हम लोग इसके अगला प्रश्न यानी डी नंबर को हल करते हैं। देखिए डी नंबर में क्या कर रहा है कि जब मैं किसी संख्या के 2 गुने में से 11 को घटाया तो परिणाम 15 प्राप्त हुआ। वो संख्या हम लोग को नहीं दिया है कि किस संख्या से इसने घटाया है, तो उसको हम लोग क्या करेंगे, उसको हम लोग चर मान लेंगे। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे माना, डी नंबर में लिखेंगे माना संख्या बराबर x। उसके बाद लिखेंगे प्रश्नानुसार। और देखिए प्रश्न में क्या कर रहा है कि जब मैं किसी संख्या के 2 गुने, अब x आप मान लिया तो x का 2 गुना हो जाएगा 2x में से 11 घटाया, इसमें से अब हमने 11 घटा दिया। ठीक है, 11 घटा दिया तो हमें क्या मिल जा रहा है, परिणाम 15 मिल जाए, यानी इसको 15 के बराबर कर देना है। यह हो गया पहला हल, यानी समीकरण आपने बना लिया। अब इसी को हल कर दीजिए। हल कैसे करेंगे, तो यहाँ पे 2x है तो 2x लिखेंगे, यहाँ पे 15 है तो 15 लिखेंगे, और इस 11 को इधर से उठाकर इधर लाएंगे तो इधर माइनस में, तो इधर जाएगा तो प्लस में 11 हो जाएगा। इस चिन्ह को आप लोग अपने कॉपी में लिख ले और याद कर ले। हम बार बार इस चिन्ह को नहीं दिखाएंगे क्योंकि हमको याद है कि इधर माइनस में रहता है तो इधर ले जाते हैं तो प्लस में हो जाता है। आपको भी याद कर लेना है या फिर इसको कॉपी में लिख लेना है, आप खुद इसको देखते रहिएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए अब हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ देंगे। तो जब 15 में 11 को जोड़िएगा तो यहाँ पे हो जाएगा 26। और देखिए यह x, यहाँ पे x के साथ 2 गुना में है तो इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा, यानी x बराबर, x को तो यहाँ पे आपने लिखा, इस 2 को उठाकर इधर ले जा रहे हैं तो 2 इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा 26 के। अब इसको कटाइए तो 2 एकम 2 और 13 दूनी 26, यानी यहाँ पे x का मान कितना आ गया, 13 आ गया। यानी जो अज्ञात संख्या है वह कितना है, 13 है। ठीक है, तो एक हल तो ये हुआ, पहला हल ये हुआ और दूसरा हल ये हुआ। ठीक है, चलिए अब हम लोग इसके अगले प्रश्न यानी ई नंबर को हल करते हैं। देखिए ई नंबर में क्या करे कि मुन्ना ने 50 में से अपनी अभ्यास पुस्तकों की संख्या के 3 गुने को घटाया तो उसे परिणाम 8 प्राप्त होता है। देखिए यहाँ पे बोल रहा है कि कोई संख्या है 50 से, ठीक है, उसमें से अपनी अभ्यास संख्याओं की संख्या के 3 गुने को घटाया। वो जो मुन्ना है वो अपने अभ्यास पुस्तक के, जैसे यहाँ पे पुस्तक है, एक पुस्तक है, दूसरा पुस्तक यहाँ पे, ऐसे ही उसके पास बहुत सारे पुस्तक हैं, तो वो क्या कर रहा है कि 50 में से क्या कर रहा है, उन पुस्तकों की संख्या को घटा रहा है। तो आपको यहाँ पे ये बताना है कि पुस्तकों की संख्या कितनी है। तो हम लोग क्या करेंगे, उन पुस्तकों की संख्या को चर मान लेंगे। तो यहाँ पे लिखिएगा, यहाँ पे क्या लिखिएगा कि माना कि अभ्यास पुस्तकों की संख्या बराबर x या फिर y या फिर z, या फिर केवल यहाँ पे लिख सकते हैं कि माना कि, या फिर केवल यहाँ पे लिख सकते हैं माना संख्या बराबर x। ठीक है, अगर आप इसे बड़ा लिखना चाहते हैं, थोड़ा सा लॉन्ग में लिखना चाहते हैं, तो यहाँ पे लिखिएगा माना कि अभ्यास पुस्तकों की संख्या बराबर x। ठीक है, माना कि अभ्यास पुस्तकों की संख्या बराबर x, उसके बाद लिखना है प्रश्नानुसार। यहाँ पे क्या लिखना है,
प्रश्नानुसार लिखने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे कर है कि 50 में से अपनी पुस्तकों की संख्या के तिगुना को घटाए। पहले 50 लिख दीजिए, 50 में से क्या घटा रहे हैं, अभ्यास पुस्तकों की तिगुना। अभ्यास पुस्तक को आपने x माना है, अभ्यास पुस्तकों की संख्या को x माना है, तो x का तिगुना क्या हो जाएगा, 3x हो जाएगा। 3x को घटाया, घटा लिया तो उसे परिणाम 8 मिलता है, तो उसे यहाँ पे 8 मिलता है। ये हो गया समीकरण। अब इसका हम लोग को हल करना है, ठीक है। तो देखिए हम लोग को क्या करना है कि इस चर को सबसे पहले उठाकर इधर लाना है। सॉरी, चर नहीं, इसे हम लोग अचर बोलते हैं, संख्या है ना, तो इसे अचर बोलते हैं। तो इस अचर को उठाकर हम लोग को इधर लाना है। तो देखिए इसके सामने कुछ का चिन्ह नहीं है, तो प्लस का चिन्ह है, और प्लस वाला है तो इधर आएगा तो माइनस में जाएगा। यानी यहाँ पे बचा क्या, 3x बचा। इसको उठाकर लेके चल गए हैं तो बचा क्या, केवल माइनस का 3x बचा, और इधर 8 बचा, तो इधर बराबर का चिन्ह देंगे और 8 बचा। अब इसको आपने उठाकर इधर लाया तो इधर लिखिए माइनस का 50, फिर यहाँ का चिन्ह दीजिए। और आपको पता होना चाहिए कि एक यहाँ पे माइनस में और एक प्लस में है, तो यहाँ पे हमेशा घटाव का काम होगा। एक प्लस में और एक माइनस में रहता है तो हमेशा घटाया जाता है। किस में से किसको घटाएंगे, तो जो बड़ा है उसमें से छोटा को घटाइए। तो इसमें बड़ा कौन है, 50 है, तो 50 में से जब 8 को घटाइएगा तो यहाँ पे क्या आएगा, 42 आएगा, मतलब 42 आएगा, ठीक है। तो 42 आ गया। उसके बाद आपने किस में से किसको घटाया है, तो 50 में से 8 को घटाया, यानी बड़ा यहाँ पे किस कौन सा है, 50 है। तो 50 के सामने क्या किस चीज का चिन्ह है, माइनस का चिन्ह है, तो यहाँ पे भी माइनस का चिन्ह लगेगा। यानी यहाँ पे माइनस का 42 हुआ, ठीक है। उसके बाद देखिए इधर क्या बचा, माइनस का 3x बचा, ठीक है। फिर यहाँ का चिन्ह देंगे। अब देखिए x के साथ यह माइनस का 3x है, इसको भी उठाकर हम लोग इधर लाएंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे x बराबर यह माइनस का 3x इसके साथ गुना में है, ये 3x ऐसे है, -3 गुने x, इसको गुना कीजिएगा तब जाके आपको माइनस का 3x मिलेगा। तो हम क्या करते हैं, केवल इस 3 को उठाकर इधर लाते हैं, गुना में है तो इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा, यानी माइनस का 42 बटे माइनस का 3 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए ये कट जाएगा, इसको जब आप लोग काटिएगा तो यहाँ पे 14 के 4 14 यहाँ 42 होता है, यहाँ पे 14 से कट जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे माइनस से माइनस खत्म, यानी यहाँ पे बचा x बराबर 14, यानी उसका जो क्या बोलते हैं पुस्तकों की संख्या है वो कितना है, 14 है, ठीक है। यानी x का मान कितना आ गया, 14 आ गया, ठीक है। इस प्रकार से आपने इसको भी हल कर लिया। चलिए अब हम लोग इसके अगले प्रश्न को हल करते हैं, f को। f नंबर प्रश्न में देखिए क्या कर रहा है, इबेन हल, पता ना कैसा नाम है, जो भी है, यहाँ पे लिखा है कि इबेन हल जो एक लड़की है वो एक संख्या सोचती है, वह उसमें 19 जोड़कर योग को 5 से भाग देती है, उसे 8 प्राप्त होता है। सबसे पहले वो जो संख्या सोचती है उसको हम लोग यहाँ पे चर मान लेंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे उसको दिया नहीं है। तो हम लोग लिखेंगे माना संख्या बराबर x, यहाँ पे x के जगह आप n भी मान सकते, कुछ भी मान सकते हैं, निश्चित नहीं है कि आपको x ही मानना है। बाकी हमने यहाँ पे x का मान बाकी हमने यहाँ पे संख्या का मान x ले लिया, मतलब x मान लिया है संख्या को, तो इसी पे इसको हल कर देते हैं। बाकी आगे जो हम लोग प्रश्न हल करेंगे इसके बाद एक और है, e के बाद आप f के बाद आपको g मिलेगा, उसमें हम लोग चर को चेंज कर लेंगे, ठीक है। बाकी यहाँ पे हमने x माना है तो x पे इसको हल करते हैं। देखिए क्या करे कि इबेन हल एक संख्या सोचती है जिसको हमने x मान लिया है। पहले लिख दीजिए प्रश्नानुसार। अब हम लोग प्रश्न के अनुसार जो प्रश्न बोलेगा वही काम अब हम लोग कर रहे हैं, ठीक है। तो इबेन हल एक संख्या सोचती है जिसको हमने x मान लिया, हमको नहीं पता था, तो ठीक है। अब वह उसमें 19 जोड़कर योग को 5 से भाग देती है। अब क्या करती है कि इसमें 19 जोड़ देती है और उसके बाद इसमें 5 से भाग देती है तो उसे 8 प्राप्त होता है, और ऐसे करती है तो उसे 8 यहाँ पे प्राप्त हो जाता है। यही हो गया समीकरण। अब इसका हल हम लोगों को कर देना है। जो हल कीजिएगा ना और जो x का मान आएगा वही संख्या वो सोची है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे लिखिएगा, यहाँ का चिन्ह दीजिएगा और इस 5 को सबसे पहले इधर लेके आइए। इधर भाग में है तो इस साइड जाएगा तो गुणन हो जाएगा, यानी x + 19 बराबर 8 गुने 5 हो जाएगा, ठीक है। अब फिर यहाँ का चिन्ह दीजिए और इन दोनों को गुना कीजिए, तो इन दोनों को गुना कीजिएगा तो 8 × 5 = 40 होगा। और यहाँ पे क्या बचा x, और इस 19 को भी उठाकर इधर ले जाएंगे, इधर प्लस में तो इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो यहाँ पे बचा क्या,
इस 19 को भी हटा दिए तो x ही बचा ना, तो x बराबर 40 और इस 19 को इधर लाइए और इसको घटाइए। तो जब इसको घटाइएगा, इधर आपको कर लेना है, यहाँ पे पेज की कमी है, यहाँ पे हम कर देते हैं, ठीक है। तो जब इसको इधर लाइएगा और घटाइएगा तो यहाँ पे x बराबर कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। यानी वह जो लड़की है वह अपने मन में क्या सोची है, 21 को सोची है। यानी 21 में जब आप 19 को जोड़िएगा और 5 से भाग दीजिएगा ना, तब जाके आपको 8 ही मिलेगा, ठीक है। तो शायद आप लोग ये भी प्रश्न समझ गए होंगे। चलिए अब हम लोग इसके अगला प्रश्न जो दूसरे पेज पे दिया गया है, F के बाद G नंबर, इसको हल करते हैं, ठीक है। G में देखिए क्या है कि अनवर एक लड़का है जो एक संख्या सोचता है। यहाँ पे नहीं बताया कि कौन सा संख्या सोचता है, तो जी में भी हम लोग क्या करते हैं कि मान लेते हैं, मान लिया कि उसने किसी संख्या को सोचा होगा, वह n है, ठीक है। यहाँ पे हमने चर को चेंज कर दिया। आप चाहे तो यहाँ पे y भी ले सकते हैं, z भी लिख सकते हैं, p भी लिख सकते हैं, उस पे इस समीकरण का हल डिपेंड नहीं करता, आप कुछ भी चर ले सकते हैं, ठीक है। इतना लेने के बाद यहाँ पे लिखना है प्रश्नानुसार, और उसके बाद फिर प्रश्न में आपको देखना है। प्रश्न में कह रहा है कि अनवर एक संख्या सोचता है, यदि वह इस संख्या के इतना में से 7 निकाल दे, तो n उसने सोचा है, तो n का इतना क्या हो जाएगा, सबसे पहले इसे रफ पे समझिए। जैसे उसने n को सोच लिया है, तो n के का मतलब, या फिर के रहे कार है, उसका मतलब गुना होगा, 5/2 में से 7 निकाल दे। 7 निकाल दे मतलब घटाव का चिन्ह, तो n में 5 से गुना कीजिए तो 5n हो जाएगा, और इसके बटा में कुछ नहीं तो 1 है, 1 में 2 से गुना कीजिए 2 होगा, और माइनस का 7, यही क्या होगा, समीकरण हो जाएगा, ठीक है। यानी वह संख्या के 5/2 में से, तो n का 5/2 क्या हो जाएगा, n के 5/2 5n/2 होगा, ठीक है। तो इसी को लिखते हैं 5n/2 में से 7 निकाल दे तो परिणाम 23 मिलता है। ये हो गया समीकरण, ठीक है। अब इस समीकरण को हम लोग को हल कर देना है, तो कैसे हल करेंगे, या का चिन्ह देंगे। समीकरण को हल करने से पहले या का चिन्ह दीजिए या फिर ऐसे लिखिए, ठीक है। ये या होता है, तो यहाँ पे हो गया 5n/2 और इसको आपने उठाकर इधर लाया तो 23 और -7 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे या का चिन्ह देंगे, और जब इसको इसमें से घटाएंगे तो यहाँ पे आएगा, यहाँ सॉरी यहाँ पे गलती हो रही है, देखिए यहाँ पे माइनस है ना, तो माइनस से इधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, प्लस का 7 हो गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हो गया 5n/2, यहाँ पे लिखेंगे 5n/2 और इन दोनों को जोड़िएगा तो 30 हो गया। यहां तक समझ में आया, 23 और 7 कितना होता है, 30 होता है। फिर या का चिन्ह देंगे और यह इधर भाग में तो इससे जाएगा तो गुना में, यानी 5n बराबर 30 गुने 2 हो जाएगा। फिर या का चिन्ह देंगे और देखिए यह n जो है इसके साथ n के साथ यह 5 गुना में तो इधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा, यानी n बराबर इसको गुना कीजिए तो 60 हो जाएगा और यह भाग में आएगा तो 5 हो जाएगा। अब देखिए इसको काटिएगा तो यह 12×5 60 हो जाएगा, यानी n बराबर यहाँ पे कितना आया, 12 आया। तो वो जो लड़का है वो अपने मन में कितना सोचता है, 12 को ही सोचता है। कितना को सोचता है, 12 को ही सोचता है, ठीक है। तो इस प्रकार से इसका हल हो जाएगा, ठीक है। तो इसको भी आप लोग लिख लीजिएगा। बाकी चलिए अब हम लोग इसके अगले प्रश्न को हल करते हैं। दूसरा प्रश्न में कर है कि निम्नलिखित को हल कीजिए। यहाँ पे जो 3 ठो प्रश्न है इसको हल करना है, ठीक है। तो देखिए पहला प्रश्न है इसका कि एक अध्यापिका है, वो अध्यापिका बताती है कि उनकी कक्षा में एक विद्यार्थी द्वारा प्राप्त किए गए अधिकतम अंक, प्राप्त किए गए न्यूनतम अंक का 2 गुना जमा 7 है, प्राप्त किए गए अधिकतम अंक 87 है, प्राप्त किए गए न्यूनतम अंक क्या है। यहाँ पे निकालना क्या है हम लोगों को, प्राप्त किए गए न्यूनतम अंक को निकालना है। तो यहाँ पे हम लोग इसको चर मान लेंगे क्योंकि ये दिया नहीं है और कुछ ना कुछ तो जरूर होगा। तो दूसरे के ए में आप लोग लिखिएगा, क्या लिखिएगा, माना कि, यहाँ पे लिखना है माना कि क्या लिखना है, उसके बाद लिखना है माना कि न्यूनतम अंक बराबर, यहाँ पे जो नहीं दिया है उसी को हम लोग को मान लेना है। तो लिखना है माना कि न्यूनतम अंक बराबर, न्यूनतम, उसको आप कुछ भी मान सकते हैं, एक्स वाई जेड एल एम कुछ भी। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, एल मान लेते हैं, ठीक है। नहीं दिया हम एल मान लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे प्रश्नानुसार। अब देखिए प्रश्न में क्या क्या कर रहा है इसको समझिए। कर है अध्यापिका बताती है कि उनकी कक्षा में एक विद्यार्थी द्वारा प्राप्त किए गए अधिकतम अंक जो प्राप्त किया है उसके
प्राप्त किए गए न्यूनतम अंक का 2 गुना जमा 7। तो न्यूनतम अंक क्या है, एक एल है, तो एल का 2 गुना क्या होगा, 2l हो जाएगा। ठीक है, एल का 2 गुना 2l हो जाएगा ना, जैसे यहां पे एल होगा, जैसे यहां पे एल है तो सॉरी, जैसे यहां पे एल है तो एल में 2 से गुना करिएगा तो 2l हो जाएगा। तो वही बात हमने यहां पे लिखा, 2l का 2 गुना जमा 7, जमा मतलब जोड़ के बाद यहाँ पे 7 लिखना है। ठीक है, 7 है। प्राप्त किए गए अधिकतम अंक 87 है, और वह अधिकतम अंक कितना है, 87 है। तो प्राप्त किए गए न्यूनतम अंक ज्ञात कीजिए। यहाँ पे अब ये समीकरण बन चुका है, इस समीकरण को आप हल कर दीजिए। तो आपने जैसे यहाँ पे इस तरीका से हल करते थे, जो प्रश्नावली कहाँ पे गया, यहाँ पे प्रश्नावली 4.2 है, जिस तरीका से आप इसमें हल करते थे उस तरीका से भी इस समीकरण को हल कर सकते हैं, या फिर पक्षांतर विधि से भी हल कर सकते हैं। जैसी आपकी इच्छा आप वैसे हल कर सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे कि यहाँ पे पक्षांतर विधि से हल करेंगे, क्योंकि उससे हल करना आसान है। तो यहाँ पे हम या का चिन्ह देंगे और इस 7 को उठाकर इधर लाएंगे तो इधर बचेगा 2l बराबर इधर 87, और ये माइनस में आएगा इधर प्लस में, तो इधर माइनस में आएगा तो ये 7 घटेगा। फिर यहाँ पे बचा क्या, जब 87 में से 7 को घटाइएगा तो 80 बचा। अब देखिए इस एल के साथ यह 2 है, तो 2 को उठाकर इधर लाएंगे, ये गुना में है तो इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा। तो एल बराबर इधर हो जाएगा 80/2, और इसको कटाइएगा तो यहाँ पे आएगा 40, यानी एल बराबर कितना आ गया, 40 आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे कि एल का मान, एल बराबर 40 आया है तो इसको उठाकर हम लोग यहाँ पे रख देंगे। यहाँ पे हम लोग माने थे कि न्यूनतम अंक कितना है, एल है, तो वहां पे हम लोग इसको रख देंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे अतः न्यूनतम अंक बराबर न्यूनतम अंक बराबर x अंक बराबर l हम लोग माने थे, और l कितना निकल गया, 40 निकल गया, हो गया इसका हल। ठीक है, और यह समीकरण आप लोग पीछे के भी वीडियोस में जब हमने प्रश्नावली 4.1 को हल कराए थे, अगर आप लोग को याद होगा तो उस टाइम भी इस समीकरण को हमने बनाया था। वहां पे हल नहीं करना था, केवल बनाना था। यहाँ पे देखिए ये जो प्रश्न था सेम वही प्रश्न है। अध्यापिका बताती है कि उनकी कक्षा में एक विद्यार्थी द्वारा प्राप्त किए गए अंक, ऐसे करके यह प्रश्न था। सेम इस प्रश्न को जब हमने वहां पे केवल समीकरण बनाना था, तो देखिए समीकरण क्या बना था, 2l + 7 = 87। जब इस प्रश्न को हमने हल कराया, हल नहीं करना था उस टाइम, केवल समीकरण ही बना देना था। बोल रहा है कि निम्नलिखित स्थिति में समीकरण बनाइए, उसका हल नहीं बोला था। और यहाँ पे बोला है कि निम्नलिखित को हल कीजिए, तो हमने यहाँ पे वही काम किया है। देखिए समीकरण भी वही आया, 2l + 7 = 87। यहाँ तक ये समीकरण था, और इसको हल किया तो यहाँ पे इसका मान निकल गया। ठीक है, बाकी उसके आगे देखिए बी नंबर है कि किसी समद्विबाहु त्रिभुज के आधार कोण बराबर होते हैं, शीर्ष कोण 40 है। इस त्रिभुज के आधार कोण क्या है, याद कीजिए कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ठीक है, देखिए यहाँ पे आपसे क्या क्या पूछा है, इसको समझने से पहले आपको समझना होगा समद्विबाहु त्रिभुज के बारे में। समद्विबाहु त्रिभुज में क्या होता है, समद्विबाहु त्रिभुज का गुण क्या होता है कि उसके 2 भुजा आपस में बराबर होते हैं। ऐसे इसको समझिए, इसके 2 भुजा जो होता है ना, सही से नहीं बना, 2 भुजा इसमें क्या होता है, इसके आपस में बराबर होता है। जैसे ये वाला भुजा बराबर होता है, और इसका जो कोण ये वाला होगा उतना ही डिग्री का कोण ये वाला होगा। ठीक है, यह समद्विबाहु त्रिभुज का गुण है। ठीक है, तो यहाँ पे कह रहा है कि समद्विबाहु त्रिभुज में आधार कोण बराबर होते हैं, यानी इसी को हम लोग आधार कोण बोलते हैं। जितना ये होगा उतना ही ये हुई होगा। और बोल रहे हैं कि शीर्ष कोण, यानी ये वाला कोण 40 डिग्री यहाँ पे दिया है। इस त्रिभुज के आधार कोण ज्ञात कीजिए, यानी ये 2 कोण कितना कितना डिग्री का होगा ये आपको बताना है, और यही नहीं दिया है। तो इसको भी हम लोग क्या करेंगे, मान लेंगे। यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे क्या लिखेंगे, बी नंबर में आपको लिखना है, बी के हल में लिखना है, माना कि आधार कोण बराबर बी मान लेते हैं। आप कुछ भी मान सकते हैं, यहाँ पे निश्चित नहीं है कि बी ही मानना है। ठीक है, हम मान लिए कि यह जो कोण है वह बी डिग्री का है। उसके बाद यहाँ पे लिखना है प्रश्नानुसार। देखिए अगर आप लोग यहाँ पे ध्यान दीजिएगा तो प्रश्न में लिखा है कि याद कीजिए कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो उसी बात को यहाँ पे लिखना है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। यहाँ पे लिखिए त्रिभुज
के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री, योग बराबर 180 डिग्री। ठीक है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग बराबर 180 डिग्री। ठीक है, और देखिए कौन कौन सा दिया है। एक तो शीर्ष यहाँ पे 40 डिग्री दिया है, तो उसको लिख दीजिए। और देखिए बी को हमने माना है, एक कोण आधार कोण को हमने बी माना है, तो यहाँ पे बी लिख दीजिए। और बी अगर ये है, अगर बी डिग्री ये है, तो निश्चित है कि ये भी बी डिग्री होगा, क्योंकि बोल रहा है कि आधार के कोण बराबर होते हैं। अगर यह बी है तो ये भी बी होगा, अगर यह 20 डिग्री है तो ये भी 20 डिग्री होगा, ये 40 डिग्री है तो ये भी 40 डिग्री होगा। लेकिन यहाँ पे नहीं दिया है कितना डिग्री है, तो हम चढ़ माने हैं बी। अगर यह बी डिग्री है तो दूसरा कोण ये वाला भी 20 डिग्री होगा। और 3 को कोण यहाँ पे लिख दिए। पहला कोण ये हो गया, दिख रहा है ना जी आपको, पहला कोण ये हो गया, दूसरा कोण ये हो गया। तो इस तीसरे को भी हम लोग यहाँ पे लिखेंगे तो बी ही लिखेंगे, क्योंकि ये वाला जितना होगा उतना ही ये होगा। तो ये बी है तो ये भी बी होगा। ठीक है, और बराबर होगा कितने के, 180 डिग्री के। अभी तक हमने बस इतना ही काम किया। यहाँ पे लिखा है त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, तो हमने त्रिभुज के तीनों कोणों को लिखकर जोड़ दिया तो 180 डिग्री के बराबर आएगा, जिसमें से केवल एक कोण ही यहाँ पे 40 डिग्री दिया था, बाकी के 2 कोण नहीं दिए थे। तो एक कोण को हमने माना था कि बी डिग्री है, और क्योंकि यह आधार कोण है तो 2 आधार कोण बराबर होते हैं आपस में, तो जब ये बी है तो ये भी बी होगा, इसलिए हमने 2 बी यहाँ पे लिखा। ठीक है, और उसके बाद यह एक समीकरण बन चुका है, इसको हल कर सकते हैं आप। यहाँ पे या का चिन्ह देंगे और देखिए 40 डिग्री और एक बी और एक बी जुड़ के कितना हो जाएगा, 2 बी हो जाएगा बराबर 180 डिग्री। अब फिर यहाँ पे या का चिन्ह देंगे और इस 40 को उठाकर इधर लाएंगे। ठीक है, क्योंकि 40 अचर है और ये चर है, यानी इसके साथ b है, यानी इसके साथ ABCD वाला है, XYZ वाला है, तो ये क्या हो गया, चर हो गया। तभी इसको छोड़ेंगे, इसको उठाकर इधर लाएंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा 2b बराबर 180 डिग्री माइनस 40 डिग्री। अब इसको घटाइएगा 180 में से 40 को, तो यहाँ पे आएगा 140 डिग्री। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना। फिर यहाँ पे देखिए 2b था, b मतलब इसके साथ गुना में था, तो केवल यहाँ पे b लिखिए और इस 2 को उठाकर इधर ला दीजिए। तो ये गुना में है तो इधर आएगा, तो भाग में हो जाएगा। इसको काटिएगा तो यहाँ पे 70 बार में कटेगा, यानी b का मान यहाँ पे कितना आ गया, 70 डिग्री आ गया। ठीक है, तो b आपने किसको माना था, b आपने किसको माना था, आधार कोण को माना था। तो यहाँ पे लिखिएगा अतः प्रत्येक आधार कोण बराबर 70 डिग्री। ठीक है, क्योंकि दोनों कोण बराबर होगा। मान ले आपने इस कोण को माना, अगर इस कोण को बी माना है तो ये 70 डिग्री हो गया, इसी के बराबर ये भी कोण होगा, यानी ये भी 70 डिग्री होगा। तो इसीलिए हमने यहाँ पे प्रत्येक लिख दिया कि प्रत्येक मतलब कि दोनों कोण कितना कितना डिग्री का होगा, 70 डिग्री का होगा। तो ये 70 और ये 40, इन तीनों को जोड़िएगा तो 180 आएगा। जोड़ के भी यहाँ पे दिखा दे, देखिए 70 140 और 140 में 40 जोड़िएगा तो 180 ही आएगा। वही बात हमने लिखा था यहाँ पे कि 40 प्लस बी 180 डिग्री। ठीक है, शायद आप लोग समझ रहे होंगे। नहीं समझ में आया होगा तो आपको पता ही क्या करना है, कमेंट करके पूछ लेना है। ठीक है, तो चलिए इसके अगला प्रश्न को हल करते हैं। करें कि सचिन द्वारा बनाए गए रनों की संख्या राहुल द्वारा बनाए गए रनों की संख्या की दोगुनी है। उन दोनों द्वारा मिलाकर बनाए गए कुल रन एक दोहरे शतक से 2 रन कम है। प्रत्येक के कितने रन आए थे। यहाँ पे ना राहुल का रन दिया है और ना ही यहाँ पे सचिन का रन दिया है, और दोनों का पूछ लिया है। तो आप यहाँ पे क्या कीजिए कि दोनों के रन को क्या कीजिए, चर मानिए। चर मतलब XYZ कुछ भी मान सकते हैं। तो वही काम हम लोग यहाँ पे करेंगे। क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे सी के हल में क्या लिखेंगे, माना कि राहुल द्वारा बनाए गए रन बराबर x। कुछ भी मान सकते हैं, निश्चित नहीं है कि आपको x ही मानना है। तो हम यहाँ पे लिख दें कि माना राहुल, माना कि, यहाँ पे की लिखेंगे, माना कि राहुल द्वारा बनाए गए कुल रन बराबर x तथा सचिन द्वारा बनाए गए
कुल रन बराबर, यहाँ प्रश्न को समझिए तो समझ में आएगा। कह रहा है कि सचिन द्वारा बनाए गए रनों की संख्या राहुल द्वारा बनाए गए रनों की संख्या की दोगुनी है। तो राहुल का रन 1 है, तो सचिन का रन कितना हो जाएगा? कह रहे सचिन द्वारा बनाए गए रनों की संख्या राहुल बनाया है x, तो x का दोगुना कितना हो जाएगा? 2x हो जाएगा। यानी सचिन द्वारा बनाए गए रनों की संख्या कितना हो जाएगा? 2x हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहां पे लिखिएगा प्रश्नानुसार। और देखिए उसके बाद फिर प्रश्न में आगे क्या करें, उन दोनों द्वारा मिलाकर बनाए गए कुल रन एक दोहरे शतक, कुल रन मतलब इन दोनों को द्वारा बनाए गए रन कितना हो जाएगा? तो राहुल ने x बनाया है और सचिन ने 2x बनाया, तो इन दोनों को मिला देते हैं, मतलब जोड़ देते हैं, तब जाके एक दोहरे शतक से 2 रन, दोहरे शतक, शतक का मतलब होता है 100, एक शतक मतलब 100, 2 शतक मतलब 200, 3 शतक मतलब 300। तो यहां पे बोल रहा है कि एक दोहरे का मतलब 2, तो एक दोहरे शतक यानी 200 में 2 रन कम है, मतलब 200 में से अगर 2 आप घटाते हैं तो 198 आएगा। तो जो रन है वो कितना है? 198 ही है, वो रन 198 ही है, यानी यह आपको यहाँ पे समीकरण मिलता है। अब इस समीकरण को ही हल कर देना आपको। कैसे कीजिएगा? तो देखिए 1 गो x यहाँ पे है और 2 गो x यहाँ पे है, दोनों को जोड़िए तो हो जाएगा 3 गो x और इधर 198। फिर यहाँ पे आपको या का चिन्ह देना है और x के साथ यह 3 गुना में, तो इधर जाएगा तो भाग में, यानी x बराबर 198/3 हो जाएगा। अब देखिए यह कटेगा तो कटाएंगे, नहीं कटेगा तो नहीं कटाएंगे। तो यहाँ पे 36 18, इधर 1 आएगा, फिर 36 18, यानी 3 से यह 66 बार में कटा, यानी यहाँ पे x का मान कितना आ गया? 66 आ गया। अब आपने x किसको माना था? तो राहुल के द्वारा बनाए गए रनों को माना था, तो इस x को उठाकर यहां पे रख दीजिए, क्योंकि x का मान आपने निकाल लिया। तो यहां पे लिखिएगा कि अतः राहुल द्वारा बनाए गए कुल रन बराबर, यहां पे क्या हो जाएगा? x के लगे 66 को रखिए तो 66 हो गया, तथा सचिन द्वारा बनाए गए कुल रन। तो देखिए यहाँ पे क्या था? 2, तो 2 की जगह तो 2 रहेगा ही, ठीक है, दिख रहा है ना, 2 की जगह तो 2 रहेगा ही, और x की जगह आपको इसको रखना है। x का मान निकल गया, x बराबर 66 है, तो 66 को रख दिए और इन दोनों को गुना करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 132। यानी सचिन ने कितना रन बनाया है? 132 रन बनाया है और राहुल ने 66 रन बनाया है। ठीक है, इस प्रकार से आपने सी को भी हल कर लिया। ठीक है, सी में यही बात पूछा था कि प्रत्येक ने कितना रन बनाया, यानी राहुल ने इतना बनाया, सचिन ने इतना बनाया, प्रत्येक को निकाल दिया हमने, मतलब दोनों को निकाल दिए। उसके बाद देखिए इसका तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित को हल कीजिए। सेम जो यह प्रश्न था ना, वही यही सेम जो काम हम लोग को दूसरा प्रश्न में करना था, ठीक वही काम इसमें भी करना है। इसमें भी 3 ठो प्रश्न है, जल्दी से इसको हल करते हैं। उसके बाद एक चौथा प्रश्न है, चौथा तो बहुत जल्दी ही कर लेंगे हम लोग। ठीक है, उसके लिए मुझे एक पेज चाहिए, हम पेज ले लेते हैं, उसके बाद फिर आगे कराते हैं। देखिए यहाँ पे देखिए अगला है, निम्नलिखित को हल कीजिए। और इसमें पहला प्रश्न है, इरफान कहता है कि उसके पास परमित के पास जितने कंचे हैं उसके 5 गुने से 7 अधिक कंचे हैं। इरफान के पास 37 कंचे हैं, परमित के पास कितने कंचे हैं? देखिए इसका समीकरण आप लोगों ने यहाँ पे बनाया था। इरफान कहता है कि उसके पास परमित के पास जितने कंचे हैं उसके पास, ये वाला ठीक सेम प्रश्न यहाँ पे कॉपी किया गया है। तो अगर आप लोगों ने यहाँ पे इसको बनाया होगा, इसका जो समीकरण है वो आपको ध्यान होगा, तो इसको और आप आसानी से हल कर पाइएगा। ठीक है, और आप लोगों ने यहाँ पे ये समीकरण भी बनाया था, m मानकर बनाना था, पहला ही था, छठा का पहला में आपने 5m + 7 = 37 इसका समीकरण आया था। अभी भी हल कीजिएगा ना तो इतना ही आएगा, समीकरण यही आने वाला है। भले आप m की जगह अब यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे बोल दिया था कि परमित के कंचों की संख्या को m लीजिए, यानी हमको यहाँ पे m मानने को बोल दिया था, लेकिन यहाँ पे नहीं बोला है, तो हम लोग x y z कुछ भी मान सकते हैं। लेकिन हम भी यहाँ पे क्या करते हैं, m मानकर ही हल करते हैं, जिससे आप उससे इसको रिलेट कर पाइएगा। ठीक है, तो हम कर देते हैं वैसे ही, बाकी आप किसी भी तरीका से हल कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिखिएगा, यहाँ पे बोला है परमित के पास कितने कंचे यह निकालना है। तो यहाँ पे लिखिएगा कि माना कि
माना कि परिमित के पास माना कि परिमित के कंचे की संख्या बराबर, यहां पे आप चाहे तो x मान सकते हैं, अगर आप लोग चाहे तो l मान सकते हैं, और अगर आप लोग चाहे तो m भी मान सकते हैं। हम यहाँ पे m मान लेते हैं, ठीक है। उसके बाद लिखेंगे प्रश्नानुसार। अब देखिए प्रश्न में कह रहा है कि इरफान कहता है कि उसके पास परिमित के पास जितने कंचे हैं, तो परिमित के पास कितने कंचे हैं, m कंचे हैं, तो m कंचे हैं, उसके 5 गुने, तो m कंचे हैं तो m का 5 गुना क्या होगा, 5m हो जाएगा, गुने से 7 अधिक है, और 7 अधिक है मतलब 7 जोड़ देंगे। इरफान के पास 37 कंचे, तब जाकर वह 37 के बराबर होगा। यानी यहाँ पे समीकरण यही वाला मिला जो कि हम लोगों ने इससे पहले उस वीडियो में भी, यानी जब उस प्रश्न को भी हल किया था तो समीकरण हम लोग को यही मिला था। देखिए यहाँ पे क्या था कि केवल समीकरण बनाना था, और यहाँ पे है कि समीकरण को हल भी करना है। तो चलिए अब हम लोग इस समीकरण को हल भी करते हैं। कैसे करेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे 5m, और इस 37 को यहाँ पे लिखेंगे, और इस 7 को इधर ले जाएंगे तो ये प्लस में तो इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। फिर यहाँ पे लिखेंगे 5m, और 37 में से 7 को घटाएंगे तो यहाँ पे आएगा 30, ठीक है। फिर यहाँ का चिन्ह देंगे, और देखिए यह m के साथ गुना में है, कौन, 5, तो 5 को इधर लेके आएंगे, 5 को इधर लेके आएंगे तो यानी 5 हट जाएगा तो यहाँ पे m बचेगा, तो m लिखेंगे, और यहाँ पे हो जाएगा 30, और 5 इधर गुना में था तो इधर आएगा तो भाग में, और इसको कटाएंगे तो यहाँ पे कट जाएगा 6 × 30, यानी यहाँ पे 6 आया, तो यहाँ पे m बराबर क्या हो गया, 6 हो गया। यानी माना कि परिमित की कंचों की संख्या m, और m का मान यहाँ पे क्या निकल गया है, 6 निकल गया। तो इसी बात को यहाँ पे लिखेंगे, परिमित के कंचे की संख्या बराबर कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख देंगे कि अतः परिमित के कंचे की संख्या बराबर, यहाँ पे हम लोग m माने थे और m का मान कितना निकल गया, 6 निकल गया, तो 6 है, ठीक है। इस प्रकार से आपने इस प्रश्न को भी हल कर लिया। चलिए अब हम लोग इसके अगले प्रश्न को हल करते हैं। देखिए अगला प्रश्न कर है कि लक्ष्मी के पिता की आयु 49 वर्ष है, उनकी आयु लक्ष्मी की आयु के 3 गुने से 4 वर्ष अधिक है, लक्ष्मी की आयु क्या है। देखिए इस प्रश्न को भी आपने यहाँ पे समीकरण बनाया था। लक्ष्मी के पिता की आयु 49 वर्ष है, यहाँ पे दिख रहा है ना, ठीक यही वाला प्रश्न यहाँ पे दिया है, लेकिन यहाँ पे हल भी करना है, यहाँ पे केवल समीकरण बनाना था। समीकरण जब आपने बनाया था तो यहाँ पे निकल के आया था 3y + 4 = 49, यहाँ पे भी वही आने वाला है, ठीक है। देखिए हम लोग कैसे इसको हल करेंगे। यहाँ पे लिखिएगा, यहाँ पे निकालना है लक्ष्मी की आयु निकालना है, तो लिखिएगा कि माना कि लक्ष्मी की आयु बराबर यहाँ पे y मान लीजिए। अगर आप लोग चाहे तो x y z कुछ भी मान सकते हैं, तो हम यहाँ पे मान लेते हैं y वर्ष है, ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि लक्ष्मी के पिता, यहाँ पे प्रश्नानुसार लिखिएगा, उसके बाद यहाँ पे कह रहा है कि लक्ष्मी के पिता की आयु 49 वर्ष है, उनकी आयु यानी लक्ष्मी के पिता की आयु, लक्ष्मी की आयु कितना है, y, इसके 3 गुने मतलब इसमें 3 से गुना कर दीजिए, यानी 3y गुने से 4 वर्ष अधिक है, मतलब 4 इसमें जोड़ दीजिए, तब जाके यह उनके आयु के बराबर होगा, ठीक है। यहाँ पे ये समीकरण बन चुका है, जो कि हमने वहां पे भी समीकरण बनाया था। तो क्या आया था, 3y + 4 = 49 ही आया था, जो कि हम लोगों ने यहाँ पे बनाया वो भी इतना ही आया, ठीक है। बाकी यहाँ पे हल नहीं करना था, केवल समीकरण बना था, यहाँ पे उसको हल भी करना है। तो देखिए अब हम लोग हल करते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे 3y = 49, और इसको इधर ला दिए तो ये इसमें से घटेगा। यहाँ पे लिखेंगे 3y बराबर, जब 49 में से 4 को घटाइएगा तो यहाँ पे कितना आएगा, 45 आएगा। फिर यहाँ पे हो जाएगा y, और ये 3 इधर आके भाग में चलाएगा, तो 45 में 3 से भाग दीजिएगा तो यहाँ पे कटेगा कितना बार में, 15 या 45 होता है, 15 बार में ये कट जाएगा। यानी जो लड़की है, जो लक्ष्मी है, उसकी आयु कितना है, 15 वर्ष है।
y का मान, इस y का मान जो 15 आया है, इस 15 को यहां पे रखेंगे। ठीक है, तो यहां पे लिखेंगे अतः लक्ष्मी, यहां पे लिखेंगे लक्ष्मी की आयु बराबर, y वर्ष था ना, तो y का मान 15 निकल गया। अब y की जगह पे 15 रखना है और केवल लिख देना है वर्ष। तो यहाँ पे हो जाएगा लक्ष्मी की आयु बराबर 15 वर्ष हो जाएगा। इस प्रकार से आपने दूसरे को हल कर लिया। जल्दी से हम लोग तीसरे को हल करते हैं, ठीक है, नहीं तो वीडियो लंबा हो जाएगा बहुत सारा बहुत ज्यादा। ठीक है, सुंदर ग्राम के निवासी ने अपने गांव के एक बाग में कुछ पेड़ लगाए। एक गांव है जिसका नाम है सुंदर ग्राम, तो उसके निवासी एक है, वो अपने गांव में गांव के एक बाग में कुछ पेड़ लगाते हैं। उनमें से कुछ पेड़ फलों के पेड़ थे, कुछ फल आम महुआ जो फल देता है उसका पेड़ था। आम महुआ इमली ये सब जितने भी होते हैं सब फल वाले होंगे। ठीक है, तो उसका पौधा लगाया। उन पेड़ों की संख्या जो फल के नहीं थे और कुछ बिना फल वाला जो फल नहीं देता है, केवल लकड़ी के लिए लगाया जाता है, तो वैसा भी पेड़ लगाया। ठीक है, तो बोल रहे हैं कि उन पेड़ों की संख्या जो फलों के नहीं थे, फलों वाले पेड़ों की संख्या के तिगुने से 2 अधिक थी। यदि ऐसे पेड़ों की संख्या जो फलों के नहीं थे 77 है, तो लगाए गए फलों के पेड़ों की संख्या क्या थी? तो यहाँ पे इसी को मान लीजिए, इसको क्या मानना है? चर मानना है। इसके हल में आपको क्या करना है? सबसे पहले जो यहाँ पे नहीं दिया है उसको मान लेना है। तो यहाँ पे आपको क्या नहीं दिया है? यहाँ पे नहीं दिया है कि उसने, यहाँ पे नहीं दिया है कि उसने कितना फलों का पेड़ लगाया है। यहाँ पे पूछ रहा है कि फलों के पेड़ों की संख्या क्या थी, आपसे पूछ रहा है, दिया नहीं है, तो उसको हम लोग मान लेते हैं। लिखेंगे, क्या लिखेंगे? लिखेंगे कि माना कि फलों के पेड़ों की संख्या बराबर क्या है? x है। ठीक है, उसके बाद लिखेंगे प्रश्नानुसार। और प्रश्न में देखिए फिर क्या करे कि इनमें से कुछ पेड़ फलों के थे। उन पेड़ों की संख्या जो फलों के नहीं थे, फलों वाले पेड़ों की संख्या के तिगुने। फलों को हम लोग कितना माने हैं? फलों वाले पेड़ों को हमने x माना है, तो फलों वाले पेड़ों की संख्या के तिगुने मतलब 3x, x का तिगुना मतलब 3x से 2 अधिक थी, मतलब इसमें 2 और जोड़िए तब जाके वह बराबर होगा 77 के, क्योंकि 77 को पेड़ जो फल नहीं देते हैं वो है। और यहाँ पे बोला है कि फलों वाले पेड़ों की संख्या, उन पेड़ों की संख्या जो फलों के नहीं थे, फलों वाले पेड़ों की संख्या के तिगुने, तो तिगुना हम यहाँ पे कर दिए फलों वाला का, तो x गुने 3 कर दिए। 2 अधिक थी, 2 हमने जोड़ दिया तो अधिक भी हो गया। यदि ऐसे पेड़ों की संख्या जो फल के नहीं थे 77 है, तो हमने 77 के बराबर भी कर दिया। अब हम लोग को यहाँ पे क्या मिल गया? समीकरण मिल गया। अब हम लोग क्या करना है कि इसको हल करना है। जैसे ही इसको हल करेंगे तो यहाँ पे निकल जाएगा कि फलों के पेड़ों की संख्या क्या थी। तो देखिए कैसे हम लोग हल करते हैं। तो 3x के जगह पे 3x लिखेंगे, इस 2 को उठाकर इधर लाएंगे तो 77 माइनस 2 हो जाएगा, क्योंकि इधर प्लस में, तो इधर आएगा तो माइनस में। 77 में से 2 को घटाइए तो यहाँ पे हो जाएगा 75, तो यहाँ पे हो गया 75। x के साथ या 3 गुना में, तो इधर जाएगा तो भाग में, यानी x बराबर यहाँ पे 75/3 हो जाएगा। जब इसको कटाइएगा तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, और यहाँ पे 3 5 15, यानी 25 बार में कट गया। x का मान यहाँ पे क्या आ गया? 25 आ गया। और x को आपने क्या माना था? x को आपने फलों के पेड़ों की संख्या माना था, तो यहाँ पे अब x का मान यानी 25 को, इस 25 को यहाँ पे रखिए। यहाँ पे नीचे जगह नहीं है ना, तो हम यहाँ पे नीचे ही लिखते हैं, यहाँ पे लिख दे रहे हैं, देखिए यहीं पे लिखेंगे। अतः फलों के पेड़ों की संख्या बराबर x हमने माना था और x का मान 25 निकल गया, और यहाँ पे 25 रखेंगे, यानी फलों के पेड़ों की संख्या कितनी है? 25 है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपने इस तीसरे प्रश्न को भी हल कर लिया। अब हम लोग जल्दी से इस चौथे प्रश्न को हल करते हैं। देखिए चौथा प्रश्न क्या कर रहा है? चौथा प्रश्न में कर निम्नलिखित पहेली को हल कीजिए। यहाँ पे पहेली दिया गया, इसको हल करना है। करे कि मैं एक संख्या हूं,
मेरी पहचान बताओ। ठीक है, चलिए हम इनको पहचान इनका पहचान हम इनको दे देते हैं। ठीक है, बोल रहा है कि मुझे 7 बार लिखो। यहाँ पे बताया नहीं है कि ये है क्या, तो इसको हम मान लेते हैं कुछ तो होगा भाई। तो कुछ मतलब हम लोग यहाँ पे मान लेते हैं इस संख्या को। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे माना की संख्या बराबर x, माना की संख्या बराबर x या फिर y या फिर z, कुछ भी मान सकते हैं, हम यहाँ पे x मान ले रहे हैं। ठीक है, उसके बाद करें मुझे 7 बार लो, इनको 7 बार लेना है। मतलब x को 7 बार कैसे, जैसे एक बार ले लिया, दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार, पांचवी बार, छठी बार, सातवीं बार, 7 बार हो गया। देखिए तो 1 2 3 4 5 6 7, इन सातों को एक जगह कर दीजिए, इनको जोड़ दीजिए। मतलब 1 गो x, फिर 2 गो, 3 गो, 4 गो, सभी को जोड़िएगा तो यहाँ पे 7x हो जाएगा। ठीक है, 7 गो x हो जाएगा। अगर एक कोई संख्या रहता है जैसे 2 + 2 + 2, तो इसको जोड़ते तो एक संख्या ही मिलता। अगर 5 बार रहता तो 10 मिल जाता, 7 बार रहता तो 14 मिल जाता, लेकिन ये तो संख्या है नहीं, ये चर है। तो चर को जब आप लोग जोड़ते हैं तो जितना है उतना ही लिखिए। यहाँ पे 7 गो था तो 7 लिखिए और x कर दीजिए। तो यहाँ पे इनको हमने जोड़ दिया। बोल रहा था कि मुझे 7 बार लीजिए। इतना करने के बाद जैसे माना की संख्या बराबर x, उसके बाद यहाँ पे लिखना है पहेली के अनुसार। ठीक है, और पहेली क्या कर रहा है कि मुझे 7 बार लो, तो इनको हमने 7 बार लिया तो हमें 7x मिला, तो यहाँ पे ले लिए 7x। अब कह रहे हैं और एक 50 जोड़ो। अब इसी में एक 50 जोड़ दिए, बोला है तो हम जोड़ दिए। उसके बाद कह रहे हैं कि एक तिहरे शतक तक पहुंचने के लिए आपको अभी भी 40 चाहिए। तिहरे शतक मतलब क्या, आपको हम शतक के बारे में बताए थे कि एक शतक का मतलब होता है 100, 2 शतक का मतलब होता है 200, 3 शतक का मतलब होता है 300, 4 शतक का मतलब होता है 400। तो ये कह रहा है कि अभी भी तिहरे मतलब 3 शतक तक पहुंचने के लिए आपको अभी भी 40 चाहिए। यानी 300 तक पहुंचने के लिए, 300 तक पहुंचने के लिए अभी भी 40 चाहिए। यानी इनको हम 40 दे देंगे, इनको हम 40 दे देंगे तो ये 300 के बराबर हो जाएगा। प्रश्न में यही बोल रहा है, यानी पहेली में यही बोल रहा है कि एक तिहरे शतक तक पहुंचने के लिए आपको अभी भी 40 चाहिए। यानी इतना करने के बाद भी आपको 40 चाहिए, तो 40 दे दिया। अब हम लोग अब ये तिहरे शतक यानी 300 तक पहुंच सकता है। तो अब आप लोग को यहाँ पे समीकरण ये बन गया है। ठीक है, इतना करने के बाद यह समीकरण बन चुका है। अब इसको आपको हल करना है। तो देखिए 7x की जगह 7x रखिए, ये 50 में 40 को जोड़िएगा तो 90 हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा 300। फिर यहाँ का चिन्ह देंगे, 7x लिखेंगे और इस प्लस 90 को इधर लाइए तो माइनस का 90 हो जाएगा। तो 300 में से माइनस कीजिए 90 को, तो जब इसको घटाइएगा तो यहाँ पे 210 आएगा, और यहाँ पे x हो जाएगा। और इस 7 को देखिए x के साथ, इस x के साथ यह 7 गुना में है तो इधर जाएगा तो भाग में, तो इधर केवल x बचेगा। तो x बराबर इधर आ गया 7 भाग में, तो इसको कटाइएगा तो 7 से यह 30 बार में कटेगा। 7 × 21 और 0 आ जाएगा, यानी 30 बार में कटा। तो यहाँ पे क्या हुआ, x बराबर 30 आ गया। ठीक है, इसको आप लोग को इसके नीचे लिखना है, पे पेज की कमी है तो हम साइड में लिख रहे हैं। x बराबर क्या आ गया, 30 आ गया। तो यही क्या हो जाएगा, संख्या हो जाएगा। हम लोग क्या माने थे, माना कि संख्या बराबर x, और x का मान कितना आ गया, 30 आ गया। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि संख्या की पहचान बराबर, यहाँ पे लिख सकते हैं संख्या की पहचान, संख्या की पहचान बराबर 30। यानी इस संख्या को हम लोग पहचान गए थे, बोल रही थी कि मैं एक संख्या हूं, मेरी पहचान बताओ। तो लीजिए आपकी पहचान 30 है, आप 30 ही हो। ठीक है, तो इस प्रकार से इन सभी प्रश्नों को हल कर लिए इस प्रश्नावली में। यानी प्रश्नावली 4.3 में टोटल 4 प्रश्न थे, चारों प्रश्न को हल कर लिया। अब हम लोग इसके आगे के वीडियो से अगले अध्याय को हल करेंगे, अगले अध्याय के प्रश्नों को हल करेंगे, यानी 5वें अध्याय के। ठीक है, बाकी ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए होंगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और दोस्तों के साथ शेयर नहीं किए होंगे तो जरूर शेयर भी कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय दोस्तों।